आदरणीय मंत्री अनिल देशमुख, हिंदीत बोलोगे? वेद के अध्यक्ष आदरणीय पारेख जी, विलास जी, सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहन, आज का मुख्य तौर से विषय जो है नागपुर की विजन, यही है। मेरे मन में प्रश्न है कि नागपुर का संबंध विदर्भ के साथ है, विदर्भ का महाराष्ट्र के साथ है और महाराष्ट्र का देश के साथ है। पर मैं अपने ज्यादा से ज्यादा सीमित नागपुर तक ही रखना चाहूंगा, क्योंकि इस शहर में हम सब की भावनाएं जुड़ी हुई है और यह शहर हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर बने, ये हम सबके मन की भावना है। जो वेद का योगदान है वो बहुत बड़ा है। 1998 में विलास काळे और गोविंद डागा, ये जब मैं मंत्री था तब टाटा कंसल्टेंसी के हेबालकर उनको लेकर मुझे मिले थे और पहली बार वेद ने ही ये मिहान प्रोजेक्ट की फर्स्ट आइडिया उस समय मुझे दी थी और उसके जन्मदाता है। 98 में मुझे मिलने के बाद बापू करंदीकर MIDC के CEO थे, उनको मैंने बुलाया और उनके साथ इनकी मीटिंग कराई थी। उन्होंने उस समय उस बात को उतना समझ नहीं पाए, पर 1999 में जब मैं मंत्री था तब सिडको को नोडल एजेंसी करके अपॉइंट करने का निर्णय हमारे बीजेपी शिवसेना सरकार में हुआ था। अब आज 15 साल हुए हैं और 15 साल के बाद आज मिहान प्रकल्प की जो स्थिति है, जो हमारी अपेक्षा थी, उसके अनुसार उसकी उतनी प्रगति नहीं हुई है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये प्रकल्प 3, साढ़े 3, 4 साल में पूरा होगा। अब स्वाभाविक रूप से ये प्रकल्प जो है, इसको पूरा करना, इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कार्गो और पैसेंजर हब है। कार्गो के बारे में आपने जो कहा वो सही है। कंटेनर कारपोरेशन जो है, इसका डिपो आज हमारे शहर में है, पर अभी तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं ऊपर से सोचता हूं तो मिहान में भी अब कंटेनर कारपोरेशन को ले जाने के बजाय उसको बोरखेड़ी के आगे ले जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मिहान में भी अभी जगह बहुत कम है। और ना टर्मिनल लगते वो शहर में आ जाएंगे, ऐसा लगता है। बोरखेड़ी के अलावा और वर्धा तक जा सकते हैं, क्योंकि नागपुर का एक्सपांशन बहुत बड़ा हो रहा है। और हमारी यह विशेषता यह रही है कि हमारा कोई भी डेवलपमेंट प्लान 30 साल के पहले मंजूर नहीं होता। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो अच्छा प्लानिंग करते हैं, फिर वो प्लानिंग करके जब तक वो मंजूरी के लिए जाता है तो 30 साल चले जाते हैं, तब तक यहाँ डेवलपमेंट हो जाती है। और फिर हम लोग एक एक डेवलपमेंट होने के बाद उसको रेगुलराइज करने का काम, हमको चुनाव लड़ना है, हमको वोट चाहिए, तो हम एक एक प्लानिंग में हुई बात को कैंसिल करने के लिए ताकत लगाते हैं और फिर केस टू केस हमारा काम क्लियर होता है। तो केस टू केस भी क्यों क्लियर होता है, ये भी आपको इसके पीछे भी सस्पेंस पता ही है। तो अब स्थिति ऐसी है कि मिहान में अगर ये अंदर आएगा तो मिहान में भी कंजेशन होगा। अगर हवाई जहाज से, मैं जब हेलीकॉप्टर से जाता हूं तो मैं बार बार देखता हूं तो मुझे फील आ रहा कि ये अगर थोड़ा सा हमारे लिए आज ये जगह भी नागपुर से और आगे डेवलपमेंट की जो रिंग रोड बना है उसके और 8-10 किलोमीटर आगे जाना चाहिए। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को मिहान ने नोटिस दी है, पर जो प्लानिंग हुआ है, इतना बड़ा गैस टर्मिनल है पेट्रोल डीजल का, पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसलिए हमारे नेशनल हाईवे पर लाइन से गाड़ियां खड़ी होती है और गाड़ियां खड़ी होने के कारण काफी लोगों को तकलीफ होती है। तो इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को भी निकालकर बोरखेड़ी के आगे ले जाना चाहिए, ताकि उसके कारण यहां का कंजेशन दूर होगा और वो जगह मिहान में मिलनी चाहिए। मिहान में जो 4 बातें इंपॉर्टेंट है, उसमें IT कंपनी के बारे में ऐसा है कि मिहान में अभी तक तो बीच में 15 रुपए यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पड़ती थी, क्योंकि बिजली ही मिहान में जनरेटर पर जनरेट करनी पड़ती थी। अभी विवाद चल रहा है, क्योंकि उस समय जो बिजली के साथ जो मनोज जायसवाल जी का प्रोजेक्ट था
उसने रेट कोट कर लिए, उनको एग्जाम्पशंस मिल गए, पर अब उनकी बिजली का रेट इतना सस्ता है कि वो वायबल नहीं है, वो उनके लिए वायबल नहीं है और वो बाहर बेच भी नहीं सकते। तो लगभग वो यूनिट अभी वैसे 20,000 करोड़ के हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पावर प्रोजेक्ट विदर्भ में लगभग एमपी अकाउंट में चले गए हैं। वो भी प्रोजेक्ट की हालत लगभग वैसी है क्योंकि उसका निर्णय प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं हुआ और इसलिए पावर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी समस्या। और बिहार में पावर जितनी चाहिए उतनी 1.5-2 मेगावाट अगर ये भी प्रोजेक्ट बंद हुआ तो जो कमिट किया गया उस रेट से कहां से आएगी, ये भी प्रश्न है। मिहान के बारे में, पुनर्वसन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, उसका भी प्रॉब्लम जो है, जो जिस प्रकार से चल रहा था उसको टर्मिनेट किया गया है और टर्मिनेशन के बाद अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे मालूम नहीं उसका कब निर्णय लगेगा, पर बाय एंड लार्ज पुनर्वसन का काम वैसे ही लटका हुआ है। अनेक दिनों से जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं अनेक बार आंदोलन कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से उनका भी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। मुझे याद है कि एक बार आरसी सिन्हा ने मुझे कहा था कि ये बोइंग कंपनी वापस जा रही है। उन्होंने टाटा को वो काम कंस्ट्रक्शन का दिया था, तब चंद्रशेखर बावन को वहां किसानों का आंदोलन कर उन्होंने काम बंद किया। तब मैंने उनको सबको बुलाया और अतुल शिरोडकर जो रिटॉक्स के उनको कहा कि आप कुछ भी करो 10 लाख रुपए इस किसान को दे दो, और उन्हें अपने पास से 10 लाख रुपए दिए। तब वो किसान ने जगह दी और 30 तारीख के पहले काम शुरू करना था, वो काम शुरू हुआ। पर अब अतुल शिरोडकर का भी बैंड बाजा हमारे यहाँ सबने मिलकर बजा दिया और वो भी उसके सब काम बंद पड़े हैं, वो भी दिवाला पिटने की स्थिति में आए। जो मिहान में आता है वो दिवाला पिटने की स्थिति में जा रहा है। ये योगायोग होगा, इसके पीछे कोई कारण नहीं होगा, पर स्थितियां ऐसी हो गई कि दुर्भाग्यवश हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए कम से कम वो काम कर सके, ऐसा एटमॉस्फेयर न होने के कारण वहां की स्थितियां अच्छी नहीं है। ये जो मनोज जायसवाल जी के साथ भी वो अच्छा नहीं है, यानी उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब ये पावर के एग्रीमेंट के बारे में मैं अजय मेहता जी से कुछ दिन पहले मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको ऐसे ही घर पे बुलाया था कि विदर्भ की पावर प्रोजेक्ट की चिंता के लिए। तो मैंने उनको कहा कि तुम मरने वाले हो, गवर्नमेंट पावर जनरेशन कंपनी मरने वाली है पक्का है, पर उन्होंने कसम खाई है कि हम मरने के पहले 101 लोगों को लेकर पहले मारेंगे और फिर हम मरेंगे। तो इसलिए वो उस दिशा में उनका प्रयत्न अच्छे दिशा में चल रहा है और इसलिए जो विदर्भ में जितनी पावर प्रोजेक्ट वाले हैं उनका अभी बैंड बाजा लगभग बज चुका है और आखिर में ये सब बैंड बाजा बजे के फाइनल बैंड बाजा फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का बचेगा, क्योंकि फिर वो भी खत्म हो जाएगी। तब उसके पहले वो इन सब कंपनियों का भविष्य अंधेरे में है। ये बड़े अच्छे पिक्चर आप लगाते हैं कि भाई ये कोल माइंस वगैरह है, तो थोड़ा मेरा सुझाव है कि यहाँ ऑब्स्टेकल्स क्या है। देखो, ये दोनों बाजू से डफरी बजाने वाला काम नहीं हो सकता। एक तरफ हमको इकोलॉजी इन्वायरमेंट चाहिए, पर अतिरेक कितना हुआ है। हम लोग $20 बिलियन का कोल अब इंपोर्ट कर रहे हैं। आशिया में सबसे ज्यादा कोल हमारे पास है। हमारा डॉलर जो है 63 रुपए पे चला गया। $60 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक का इंपोर्ट है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंबैलेंस $350 बिलियन है। 6 लाख करोड़ का पेट्रोल गैस का है और हम एक समय $1 1 रुपया था। आज हमारे विदर्भ में इतना बड़ा कोयला है, पर आज हम लोग अपना कोयला निकाल नहीं सकते। उसकी जो इकोलॉजी के प्रॉब्लम है वो भी महत्वपूर्ण है, पुनर्वसन के भी प्रॉब्लम है और WCL के बारे में तो आप सवाल ही नहीं उठाते। ये तो 420 की चीटिंग केस है। जो अपने शिरपुरकर साहब है उन्होंने एक अच्छा जजमेंट दिया है कि 1700 करोड़ रुपए ये WCL ने ये MSEB को देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। ये WCL का रूल ऐसा है कि सोने के पैसे लेना और चांदी भी नहीं, उसमें उन्होंने लोहे को बेचना। तो इनको जो कोल देते हैं सबको, ये बोलते नहीं क्योंकि आधे कोल के धंधे वाले जो ब्लैक मार्केट का काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई बोलने का ये नहीं रखता। मैं पॉलिटिशियन हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मेरी इच्छा है कि 420 की चिटिंग केस डाल के इनके ऊपर केस करनी चाहिए। आप इसको PL डालो, क्योंकि ये कोयला 1 ग्रेड का देते हैं और उसमें 2 ग्रेड डाउन का कैलोरिक वैल्यू वाला कोयला इंडस्ट्री को मिलता है और इसके कारण लूट मची है। और उसमें कारण यह है कि कोल माइन में मिट्टी भी निकालना और कोयला निकालना, तो वो काम आउटसोर्स किया है। तो मिट्टी निकालना आसान है,
और कोल निकालना कठिन है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता, मिट्टी ज्यादा निकलता और कोल में डाल देता है, टन में उसको पैसा टन के भाव से मिलता है। तो बड़ा हम बहुत लोग कोल के नाम से आधी मिट्टी खरीद के लाते हैं और वो उसका कैलोरिक वैल्यू बहुत कम होता है, उसका कोई चेकिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वो बोलते हैं हमारा कोल इस कैलोरिक वैल्यू का है, तुम साइन करो, पैसे दो, नहीं तो तुम्हारा लिंकेज कैंसिल हो जाएगा। तो अब वो शिरपुरकर साहब का अच्छा जजमेंट आया है, जिसके कारण कुछ राहत बढ़ी है। एमएससीबी को 1700 करोड़ रुपए की क्लेम सुनने मानने की है। तो मुझे लगता है कोल का विषय तो आप अलग से जरूर करिए। नागपुर में मिहान प्रोजेक्ट जो है, इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत आ सकता है और इसके लिए अभी 4G भी आ रहा है। तो नागपुर के मिहान प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्ट यानी कार्गो और पैसेंजर हब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोनों चीजें अगर शुरू हो जाएगी तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नागपुर में आएगा। हम सब लोग मिलकर इसका जरूर फॉलोअप करेंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करना नहीं चाहता, इसलिए मैं बहुत सी बातों को यहां बोलना नहीं चाहता, पर यह कहीं ना कहीं सरकार किसी का भी हो, जब तक यहां बैल को जैसे तुतारी नहीं लगती, तब तक सरकार में तुतारी जब तक नहीं लगती, तब तक कोई ब्यूरोक्रेसी वगैरह कोई काम नहीं करती। इसलिए एक तो व्यवस्था से काम कराओ, नहीं तो व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दो, दो में से एक करने से ही काम होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ये मैं इस विषय में थोड़ा सा राइट विंग माओइस्ट नहीं हूं पर मैं चाहता हूं कि जो व्यवस्था नहीं होती उसको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि सरकार में निर्णय नहीं होते। शरद पवार जैसे व्यक्ति ने कहा कि कोई लखवा मारा है कि हाथ को साइन क्यों नहीं होती, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है लखवा मार